नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक में बियरिश पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पर जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। वो बता रहे हैं कि स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या निकलना चाहिए या खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो बंधन बैंक एक लार्ज कैप बैंक है जिसकी मार्केट कैप 65,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 391 रुपीज़, जो कि हमें 4% नीचे दिखाई दिया। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 मंथ में 4% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 21% के करेक्शन पे स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अभी भी हमें 14% के करेक्शन पे अवेलेबल है। हालांकि इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, मार्च 2018 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी और लिस्टिंग के प्राइस से हमें ये नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके की मेट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 18.93 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 28.39 है। तो सेक्टर के पी रेशियो से तो सस्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी फाइनेंशियल स्टॉक को स्टडी करते हैं, जब भी आप किसी फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो पीई रेशियो इंपॉर्टेंट तो होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस टू बुक रेशियो। तो बुक वैल्यू जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्राइस टू बुक रेशियो आप देख पाएंगे 4.32 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.45 हमें दिखाई दे रहा है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में एचडीएफसी बैंक आपको पता ही है फंडामेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हमें दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक हमें दिखाई देता है और उसका भी प्राइस टू बुक रेशियो इसी के आसपास हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका वैल्यूएशन हम सस्ता बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, एचडीएफसी के साथ हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोनों के कामकाज करने का लेवल काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई देता है। तो प्रीमियम वैल्यूएशन हमें बंधन बैंक में दिखाई देता है। उसका रीज़न अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका जो कामकाज हमें दिखाई देता है माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा है और माइक्रो फाइनेंस में पैसे कमाना कुछ तरह से ईजी हो जाता है। ईजी क्यों है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है वो जनरली माइक्रो फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, ऐसे लोगों को फोकस नहीं करती जिनके पास इनकम प्रूफ ना हो या फिर कोई ऐसे कागजात ना हो जो ज़रूरी होते हैं बैंकिंग में। लेकिन बंधन बैंक उन पर फोकस करती है और उनको लोन देती भी है और वहाँ से इंटरेस्ट कमाती है। तो वो मार्केट शेयर जो है उनका, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मोनोपोली दिखाई देता है, मार्केट शेयर वहाँ पर उनका ज़्यादा दिखाई देता है, जो कि बड़ी बैंक्स वहाँ पर हमें एंटर करती हुई नज़र नहीं आती है। तो ऑफकोर्स माइक्रो फाइनेंस में रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो बैंक्स होते हैं वो रिस्क वहाँ पर लेते हैं और वहाँ से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और आपको तो पता ही है इंडिया में ज़्यादातर जो पब्लिक है वो यही कैटेगरी से हमें आती हुई नजर आती है, माइक्रो फाइनेंस ही ज़्यादा चलता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए इसका वैल्यूएशन भी हमें महंगा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं यही रीज़न है क्योंकि इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है माइक्रो फाइनेंस में, इसीलिए बंधन बैंक का वैल्यूएशन भी काफ़ी ऊपर दिखा जा रहा है। आप देख पाएंगे कितनी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 2017 में सिर्फ 4.32 थाउजेंड करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 2020 में 12.43 थाउजेंड करोड़ की हो चुकी है। और अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो 1.11 थाउजेंड करोड़ के प्रॉफिट से बढ़कर 2020 में 3.02 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो माइक्रो फाइनेंस में जितना रिस्क है उतनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है और इसी के कारण इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में अच्छा रनअप देखने को मिला। 250 के लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर स्टॉक हमें 400 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दी है और फिलहाल यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और आज स्टॉक ने अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है और उसके नीचे हमें आता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 46.72 हो चुका है, जो कि ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 48। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी ओवर द टाइम अच्छी खासी वीकनेस दिखाई दे रही है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है काफ़ी समय से यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर ही चलता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड 421 का लेवल है, मीडियन है 402 का लेवल, लोअर बैंड है 384 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 399 का लेवल है। पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें
433 का पहला पिवट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया है। फिलहाल तो स्टॉक में गिरावट है, तो सपोर्ट के बारे में बात करना ज़्यादा जरूरी है। तो पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है 368 के आसपास का लेवल, और दूसरा पिवट सपोर्ट बनकर आता है 334 के आसपास का लेवल। इसके ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद अच्छे रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए थे। स्टॉक हमें 500 के लेवल से 700 तक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। और 2019 का जो ईयर रहा था, इसके लिए एक टाइप से कंसोलिडेशन का टाइम रहा था। स्टॉक ऊपर जाता, 600 पे रेजिस्टेंस फेस करता, वापस गिरावट दिखाता, 500 पे आता, वापस तेजी आती, वापस गिरावट आती, और उसके बाद मार्केट में क्रैश आया, तो और भी स्टॉक फिसल गया और 150 तक हमें आता हुआ नजर आया था। उसका भी रीजन यही है कि माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ है तो रिस्क भी ज्यादा है। तो यहाँ पर इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी, अब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन आगे भी देखने को मिलेगी। तो स्टॉक में ये भी सब कुछ फैक्टर इन होता हुआ नजर आया, और गिरावट भी बहुत ही ज्यादा स्टॉक में हमें देखने को मिल गई थी। उसके बाद जब इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिली, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है, तो स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक में हमें तेजी लौटती हुई नजर आ रही है, और स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। उसका दूसरा भी एक रीजन है, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है 400 के आसपास का, जहां पर यह स्टॉक पहले सपोर्ट ले रहा था। तो यही लेवल इसके लिए एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को देखना ही था। आप देख पाएंगे फिलहाल भी स्टॉक 400 के आसपास गया, उससे थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और वापस हमें स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस लौटती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अब मैं आपको वॉल्यूम के कैंडल्स भी दिखाना चाहूँगा। काफ़ी समय के बाद ऐसी गिरावट हमें देखने को मिली है, काफ़ी समय के बाद ऐसी बड़ी वॉल्यूम्स में हमें यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। हैवी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे जिस वॉल्यूम में आज सेलिंग होती नजर आ रही है, 20 मिलियन शेयर से भी ज़्यादा की वॉल्यूम में सेलिंग होती नजर आई है, जो कि हमें पिछले कुछ समय तक देखने को नहीं मिली थी। 3-4 महीनों के पहले हमें ये सेलिंग देखने को मिली थी, इस बार हमें 3-4 महीनों के बाद ऐसी सेलिंग देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स तो यहाँ पर थोड़ा सा इंपैक्ट तो पड़ना ही है। और दूसरी भी एक बात, जो बियरिश पैटर्न का मैं आपको बता रहा था, बियरिश पैटर्न का मतलब है कि यहाँ पर जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और बियरिश पैटर्न ये है कि डबल टॉप बनता हुआ नजर आता है। डबल टॉप का मतलब है कि स्टॉक एक बार ऊपर गया, एक लेवल से वापस नीचे आया, वापस उसी लेवल पर गया, और वापस उसी लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। तो इसे कहते हैं डबल टॉप, यानी कि एक ही लेवल दो बार रेजिस्टेंस की तरह फेस करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि स्टॉक में थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक हमें और भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, तो जैसे कि मैंने कहा रिस्क भले ही है, लेकिन मेरा मानना है इंडिया में अच्छी इकोनॉमी में रिकवरी भी देखने को मिल रही है, काम भी अपना लाइन पे आता हुआ नजर आता है। जो छोटे कामकाज है उस पर प्रेशर ऑफकोर्स बना होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बैंक का कामकाज बहुत ही अच्छा है। इसका स्टडी कर सकते हैं, खुद भी आपको पता चलेगा बैंक का कामकाज काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, प्रोविजनिंग भी काफ़ी दिखाई देती है, और साथ ही साथ इसमें ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, हमने कई बार यहाँ पर फ्रेश बाय तो किया है 250 280 के लेवल पर, 300 के लेवल पर, लेकिन वापस अगर मौका मिलता है तो स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन स्टॉक को किन लोगों को खरीदना चाहिए मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि ये एक रिस्की स्टॉक जरूर है। माइक्रो फाइनेंस में काम करता है तो रिस्क तो यहाँ पर आ ही जाएगा। हर एक बैंक में रिस्क जरूर होता है, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस में काम करने वाली कंपनीज हमें दिखाई देती है, जितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ज़्यादा है, उतना भी कंपेरेटिवली रिस्क भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर तो ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। रिस्क यहाँ पर आप लेंगे क्योंकि ये एक माइक्रो फाइनेंस में काम करने वाला बैंक है, लेकिन आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड होगी, क्योंकि ऐसी कई बैंक्स हमें कई एनबीएफसी दिखाई देती है जो कि माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, लेकिन स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी से। लेकिन बंधन बैंक में ऐसा नहीं है, ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप बैंक दिखाई देती है, तो आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर लेवल्स के बारे में बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल जो कि हमें दिखाई दे सकता है वो है 375 से करके 380 का लेवल, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी इस लेवल पर सपोर्ट दिया और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था, और 50 डेज का मूविंग एवरेज इसी के आसपास बनकर आता है। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अगर ये लेवल भी डिसाइसिवली टूट जाता है तो तुरंत ही 350 के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। 350 के आसपास इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज
एवरेज है और 100 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास बनकर आता है। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 340 से करके 360 के आसपास नजर आता है तो स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उन लोगों को ही यहाँ पर निवेश करना चाहिए कि जो यहाँ पर रिस्क लेने के लिए तैयार है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।